नमस्कार मित्रों, आइए सुने गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के मर्मस्पर्शी उपन्यास नष्ट नीड़ की आगे की कथा। एक दिन भूपति ने आकर चारू से कहा, चारू, तुम लेखिका हो जाओगी ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। चारू मारे लज्जा के लाल हो उठी, चौंक कर बोली, मैं और लेखिका? किसने कहा तुमसे? हरगिज नहीं। भूपति ने कहा, माल समेत गिरफ्तार जो हो गई हो प्रेयसी, सबूत हाथों हाथ लो। कहते हुए उन्होंने सरोरुह का वह अंक निकालकर दिखा दिया। चारू ने देखा कि अपनी जिन रचनाओं को वह अपनी गुप्त संपत्ति समझकर अपनी हस्तलिखित मासिक पत्रिका में संचित कर रही थी, वे ही रचनाएं मई लेखक लेखिका के नाम से सरोरुह में प्रकाशित कर दी गई हैं। सहसा उसे ऐसा लगा कि मानो किसी ने उसके पिंजड़े की बड़े जतन से पाली हुई चिड़ियों को दरवाजा खोलकर उड़ा दिया। भूपति के सामने पकड़े जाने की लज्जा को भूलकर वह विश्वासघाती अमल पर मन ही मन खूब नाराज होने लगी। इतने में और यह देखो, कहते हुए भूपति ने चारू के सामने विश्व बंधु मासिक पत्र खोल कर रख दिया। उसमें आजकल की लेखन शैली शीर्षक एक लेख निकला था। चारू ने उसे हाथ से अलग हटाते हुए कहा, इसका मैं क्या करूंगी? तब उसे अमल पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मारे अभिमान के वह दूसरी तरफ ध्यान ही न दे सकती थी। भूपति ने जोर देकर कहा, एक बार पढ़ तो लो। चारू को उस पर आंखें फेरनी ही पड़ी। लेखक ने किसी न किसी श्रेणी के आधुनिक लेखकों के भावाडंबर से भरे गद्य की निंदा करते हुए बहुत कड़ा विरोध किया है। साथ ही मनमथ दत्त की लेखन शैली का बहुत जोरदार मजाक उड़ाया है और उसके साथ तुलना करते हुए नई लेखिका सुश्री चारुलता की भाषा की अकृत्रिम सरलता, अनायास सरसता और चित्र रचना की निपुणता की बहुत प्रशंसा की है। लिखा है, ऐसी रचना शैली का अनुकरण करके सफलता प्राप्त कर सकें तभी अमल कंपनी का उद्धार हो सकता है, अन्यथा वह बिल्कुल फेल हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। भूपति ने कहा, इसी को कहते हैं गुरुमार विद्या। चारू अपनी रचना की इस प्रथम प्रशंसा से एक बार तो खुश होने को हुई, किंतु उसी क्षण वह दुखी होने लगी। उसके मन में खुशी किसी तरह आना ही नहीं चाहती। प्रशंसा का लालच भरा पात्र जैसे ही उसके होठों तक पहुंचा, वैसे ही चट से वह उसे धकेलकर अलग करने लगी। उसे लगा कि उसकी रचना मासिक पत्र में छपवाकर अमल ने सहसा उसे चकित कर देने का निश्चय किया होगा और अंत में छप जाने के बाद उसने तय किया होगा कि किसी पत्र में प्रशंसापूर्ण आलोचना निकले तो वह दोनों को एक साथ दिखाकर उसका गुस्सा ठंडा और उत्साह गर्म कर देगा। तो फिर जब प्रशंसा निकली थी तब अमल उसे आग्रह के साथ दिखाने क्यों नहीं लाया? इस समालोचना से अमल को जरूर कुछ चोट पहुंची होगी और उसे छिपाने के लिए ही वह इन पत्रों को दबा गया है। चारू ने अपने सुख के लिए बिल्कुल एकांत में जो साहित्य का एक घरौंदा बनाया था, अचानक प्रशंसा की पत्थर वर्षा का एक बड़ा सा ओला पड़ते ही उसके बिखर कर नीचे गिरने की नौबत आ पहुंची। चारू को यह कतई अच्छा नहीं लगा। भूपति के चले जाने पर चारू अपने सोने के कमरे में आकर चुपचाप पलंग पर जा बैठी। सामने सरोरुह और विश्व बंधु पत्र खुले पड़े थे। इतने में अमल ने कॉपी हाथ में लिए हुए चारू को सहसा चकित कर देने के ख्याल से दबे पांव पीछे से कमरे में प्रवेश किया। चारू के पास जाकर देखा, वह अपने सामने विश्व बंधु की समालोचना खोले निमग्न चित्त बैठी थी। अमल जैसे आया था वैसे ही दबे पांव बाहर निकल गया। वह सोचने लगा, मेरी निंदा और चारू की शैली की प्रशंसा हो जाने से
चारू को ऐसी खुशी हुई है कि बाहर का कुछ होश आवाज तक नहीं। क्षण भर में उसका सारा मन कड़वा हो गया। चारू एक मूर्ख की समालोचना पढ़ के अपने को गुरु से भी बढ़कर समझने लगी। यह सोचकर अमल को चारू पर बहुत गुस्सा आया। मन ही मन उसने कहा, चारू को चाहिए था कि उस पत्र के वह टुकड़े टुकड़े कर डालती और आग में जलाकर भस्म कर देती। चारू पर गुस्सा होकर अमल तुरंत मंदा के कमरे के सामने पहुंचा। पुकारा, मंदा भाभी। अमल की आवाज सुनते ही मंदा ने उसका स्वागत किया। आओ लाला जी, आज तो बिना मांगे ही दर्शन पा गई। मेरी तकदीर बुलंद मालूम होती है। अमल ने कहा, मैं अपनी 2-1 नई रचनाएं लाया हूं, सुनोगी क्या? मंदा ने कहा, न जाने कितने दिनों से सुनाऊंगा सुनाऊंगा कह के आशा ही देते आ रहे हो, सुनाते कहाँ हो? जरूरत नहीं भैया, फिर कहीं कोई नाराज हो गई तो तुम्हारी आफत हो, मेरा क्या है? अमल ने जरा कुछ तीखे स्वर में कहा, कौन नाराज होगी और क्यों होगी? अच्छा, जो होगा सो देखा जाएगा, तुम अभी सुनो तो सही। मंदा बड़े आग्रह के साथ तुरंत संभल कर बैठ गई। अमल ने सुरीले कंठ से सरगर्मी के साथ पढ़ना शुरू किया। अमल की रचना मंदा के लिए बिल्कुल ही विदेशी थी। उसमें उसे कहीं कोई किनारा नहीं सुझाई देता, इसलिए वह अपने सारे चेहरे पर आनंद की हंसी लाकर अधिक बेचैनी के साथ सुनने लगी। उत्साह से अमल का कंठ लगातार ऊंचा होने लगा। वह पढ़ने लगा, अभिमन्यु ने जैसे गर्भावस्था में केवल व्यूह में प्रवेश करना ही सीखा था, निकलना नहीं, उसी तरह नदी के सोते ने पहाड़ी गुफाओं के पथरीले पेट में रहकर केवल सामने ही चलना सीखा है, पीछे लौटना नहीं। हाय रे नदी का स्रोत, हाय रे यौवन, हाय रे काल, हाय रे संसार, तुम सब के सब केवल सामने ही चल सकते हो। जिस मार्ग में स्मृति के सोना जड़े कंकड़ बिखेर आते हो, उस मार्ग पर फिर तो कभी कदम ही नहीं रखते। मनुष्य का मन ही केवल पीछे की ओर देखा करता है, अनंत जगत उस तरफ मुड़कर देखता तक नहीं। ठीक इसी समय दरवाजे के पास एक छाया दिखाई दी। मंदा ने उसे देख लिया, किंतु ऐसे ढंग से जैसे देखा ही न हो, और वह अपलक दृष्टि से अमल के मुंह की ओर देखती स्थिर गंभीर मनोयोग के साथ सुनती रही। छाया उसी क्षण वहां से हट गई। चारू प्रतीक्षा कर रही थी कि अमल के आने पर उसके सामने विश्व बंधु को जितना हो सकेगा लांछित करेगी और प्रतिज्ञा भंग करके अमल ने जो उसकी रचना बाहर के पत्र में प्रकाशित कराई है, इसके लिए उसे फटकारेगी। किंतु अमल के आने का समय निकल गया, फिर भी उसका पता नहीं। इस बीच चारू ने एक और गद्य लिखकर तैयार कर लिया था। अमल को सुनाने की इच्छा है, किंतु श्रोता के अभाव में वह यूं ही पड़ा था। इसी समय कहीं से उसे अमल की आवाज सुनाई दी। अच्छा, तो यह बात है, मंदा के कमरे में। सोचते ही वह तीरों से बिंधी हुई जैसे उठ खड़ी हुई और दबे पांव मंदा के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। अमल जो लेख मंदा को सुना रहा था, उसे चारू ने अभी तक नहीं सुना। अमल पढ़ रहा था, मनुष्य का मन केवल पीछे की ओर देखा करता है, अनंत जगत उस तरफ मुड़कर देखता तक नहीं। चारू जैसे दबे पांव आई थी, वैसे ही चुपके से लौट न सकी। आज एक के बाद एक 2-3 आघातों ने उसके धैर्य को डिगा दिया। मंदा एक अक्षर भी समझ नहीं रही और अमल बिल्कुल मासूम बेवकूफ की तरह उसे अपनी रचना सुनाकर तृप्त हो रहा है। यही बात जोर से चिल्लाकर कह डालने की उसकी इच्छा हुई, किंतु मुंह से कुछ कह न सकने के कारण मारे क्रोध के पैरों की आवाज से वह प्रकट कर गई। अपने कमरे में जाकर उसने जोर की आवाज के साथ किवाड़ बंद कर लिए। अमल ने क्षण भर के लिए पढ़ना स्थगित कर दिया। मंदा ने हंसकर
चारू के कमरे की तरफ इशारा किया। अमल ने मन ही मन कहा, भाभी की यह कैसी ज्यादती है। उन्होंने यही सोच रखा है कि मैं उन्हीं का खरीदा हुआ गुलाम हूं, उनके सिवा और किसी को भी मैं अपनी रचना नहीं सुना सकता। यह तो बड़ा भारी जुल्म है। फिर वह पहले से और भी ऊंचे स्वर में पढ़ने लगा। पढ़ना खत्म हो जाने पर अमल चारू के कमरे के सामने से निकल गया। एक बार केवल देख भर लिया कि चारू ने अपना दरवाजा बंद कर लिया है। चारू ने भी पैरों की आहट से समझ लिया कि अमल उसके कमरे के सामने से चला जा रहा है। एक बार रोका तक नहीं, क्रोध और क्षोभ से उसे रुलाई भी ना आई। उसने अपने नए लेखों की कॉपी निकालकर उसका प्रत्येक पन्ना फाड़कर टुकड़े टुकड़े करके ढेर लगा दिया। हाय, किस बुरे मुहूर्त में उनका यह लिखना लिखाना शुरू हुआ था। संध्या का समय है। बरामदे के टब से जूहे की सुगंध आ रही है। बिखरे बादलों के भीतर से गाढ़े आकाश में तारे दिखाई दे रहे हैं। चारू ने अभी तक बाल नहीं संवारे, कपड़े भी नहीं बदले। खिड़की के पास अंधेरे में अकेली बैठी है। प्यारी धीमी हवा उसके खुले बालों को उड़ा रही है। उसकी आंखों से जो टप टप आंसू गिर रहे हैं, उसका उसे होश ही नहीं। इतने में भूपति ने कमरे में प्रवेश किया। उनका चेहरा बहुत उदास और दिल बोझ से दबा हुआ था। भूपति के आने का यह समय नहीं था। अखबार के लिए कुछ लिखकर और प्रूफ देखकर घर आने में उन्हें अक्सर देर हो ही जाती है। आज शाम होने के बाद वे किसी तसल्ली की आशा में चारू के पास चले आए। जरा आश्चर्य के साथ उन्होंने चारू को पुकारा, चारू। अचानक भूपति की आवाज से चौंक कर चारू झट से उठ बैठी। उसने नहीं सोचा था कि इस समय भूपति आ सकते हैं। भूपति ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए स्नेह से गीली आवाज में कहा, अंधेरे में अकेली कैसे बैठी हो? मंदा कहाँ गई? चारू ने जो आशा कर रखी थी, आज दिन भर वैसा कुछ हुआ ही नहीं। वह निश्चित समझ रही थी कि अमल आकर माफी मांगेगा। उसके लिए तैयार होकर ही वह प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में पति की अप्रत्याशित आवाज से वह अपने को संभाल न सकी और एकाएक रो पड़ी। भूपति ने घबराकर और व्यथा के साथ पूछा, क्या हुआ चारू? क्या हुआ है यह बताना मुश्किल है। ऐसा हुआ भी क्या है जो कहा जाए? कोई खास बात तो हुई नहीं। अमल ने अपनी नई रचना उसे पहले न सुनाकर मंदा को सुनाई है। इस बात की वह किससे क्या शिकायत करे? सुनकर भूपति हंसी नहीं उड़ाएंगे? इस छोटी सी बात में जबरदस्त शिकायत का विषय कहाँ छिपा हुआ है? उसे ढूंढ निकालना चारू के लिए मुश्किल है। बिना कारण वह इतना दुख क्यों पा रही है? यह बात पूरी तरह से समझ में न आने से उसकी कसक और भी बढ़ गई। भूपति ने कहा, बताओ ना, तुम्हें क्या हो गया? मैंने क्या तुम पर किसी तरह का अन्याय किया है? तुम तो जानती ही हो मैं कामकाज के झंझट में किस कदर फंसा रहता हूं। तुम्हारे मन को किसी तरह की ठेस पहुंची हो तो इतना निश्चित समझना कि मैंने जानबूझकर हरगिज नहीं पहुंचाई। भूपति चारू से ऐसे विषय में पूछ रहा है जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं, और इसीलिए चारू भीतर ही भीतर और भी अधीर हो उठी। वह सोचने लगी, ये इस समय उसे किसी तरह छुटकारा दे दे तो वह जी जाए। भूपति ने दूसरी बार भी कुछ उत्तर न पाकर फिर स्नेह भरे स्वर में कहा, मैं बराबर तुम्हारे पास आ नहीं पाता चारू, इसके लिए मैं अपने को अपराधी समझता हूँ, लज्जित हूँ। अब ऐसा न होगा। अब मैंने तय कर लिया है कि दिन रात अखबार के पीछे न पड़ा रहूंगा। मुझे तुम जितना चाहोगी उतना ही पाओगी चारू। चारू अधीर हो उठी, बोली, इसलिए नहीं। भूपति ने कहा, तो किस लिए? और वे पलंग पर बैठ गए। चारू अपने विरक्ति के स्वर को छिपा न सकी,
बोली, अभी नहीं, रात को बताऊंगी। भूपति कुछ देर भौचक्के रहने के बाद बोले, अच्छा जाने दो, और धीरे से उठकर बाहर चले गए। उन्हें खुद जो कुछ कहना था वह भी नहीं कह सके। भूपति एक तरह का रंज लेकर ही लौट गए थे। यह बात चारू से छिपी न रही। उसके मन में आया कि वह उन्हें वापस बुला ले, पर बुलाकर कहेगी क्या? पछतावा उसके कलेजे में छिद सा गया, किंतु कोई छुटकारा उसे ढूंढे न मिला। रात हुई। चारू ने आज खूब जतन से पति की थाली सजाई और पंखा हाथ में लिए उनकी प्रतीक्षा में बैठी रही। इतने में उसने सुना कि मंदा ऊंची आवाज में पुकार रही है, बिरजू, बिरजू। और बिरजू नौकर के आ जाने पर पूछ रही है, अमल बाबू खा चुके क्या? बिरजू ने जवाब दिया, हाँ खा चुके। मंदा ने कहा, खा चुके? और तू जो पान नहीं ले गया? मंदा बिरजू को खूब डांटने लगी। ठीक इसी समय भूपति भीतर आए और भोजन करने बैठ गए। चारू पंखा करने लगी। चारू ने आज प्रतिज्ञा की थी कि पति के साथ वह खुशी खुशी खूब मीठी बातें करेगी। बातचीत का विषय वह पहले ही सोचकर तैयार बैठी थी, किंतु मंदा की आवाज ने उसका लंबा चौड़ा आयोजन तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया। नतीजा यह हुआ कि खाना खिलाते समय भूपति से वह एक भी बात न कर सकी। भूपति भी गहरी सोच में डूबे हुए और अनमने थे। उन्होंने अच्छी तरह खाया भी नहीं। चारू ने सिर्फ एक बार पूछा, आज कुछ तो खाया नहीं तुमने? भूपति ने खंडन करते हुए कहा, क्यों, कम तो नहीं खाया? सोने के कमरे में पहुंचने पर भूपति ने चारू से कहा, हाँ, रात को तुम क्या कहना चाहती थीं, अब कहो। चारू ने कहा, देखो, कुछ दिनों से मंदा का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसे यहां रखने की अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। भूपति ने कहा, क्यों, क्या कर डाला? चारू ने कहा, अमल के साथ उसका ऐसा व्यवहार चल रहा है कि देखने वाले को शर्म आ जाए। भूपति ने हंसकर कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई? अमल अभी लड़का है, उस दिन का लड़का। चारू बोली, तुम तो घर की खबर कुछ रखते नहीं, सिर्फ बाहर की खबरें ही छापा करते हो। कुछ भी हो, बेचारे भैया के लिए मुझे चिंता है। उन्होंने कब खाया कब नहीं खाया, मंदा इस बात की फिक्र ही नहीं करती। और अमल के लिए ऐसी चौकन्नी कि पान में जरा चूना भी कम हो जाए तो नौकर चाकरों को डांट फटकार कर अनर्थ कर डालती है। भूपति ने कहा, असल में तुम औरतों की जात ही बड़ी शक्की होती है। यह कुछ नहीं, फालतू बात है। चारू ने कहा, अच्छा, हम औरतें सब शक्की ही सही, पर ऐसा बेहयापन मैं अपने घर में न होने दूंगी, कह ही देती हूं। चारू की इन बेबुनियाद आशंकाओं से भूपति मन ही मन हंसे और खुश भी हुए। घर जिससे पवित्र रहे और दाम्पत्य धर्म को अनुमान या कल्पना से गढ़ा हुआ कलंक जरा सा भी न छू जाए, इसके लिए सती साध्वी स्त्रियों के कुछ अधिक सावधान रहने और शक्की नजर रखने में भी एक मिठास और महत्व है। भूपति ने श्रद्धा और स्नेह से चारू का ललाट चूम कर कहा, बस इतनी सी बात को लेकर शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं। उमापति मेमन सिंह में प्रैक्टिस करने जा रहा है, मंदा को भी साथ लेता जाएगा। अंत में अपनी दुश्चिंता और इन सब कड़ी बातों को दबा देने के लिए भूपति ने टेबल से एक कॉपी उठाकर कहा, आज तुम अपनी कोई रचना सुनाओ ना चारू। चारू ने चट से कॉपी छीन ली और कहा, यह तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, तुम मजाक उड़ाओगे। भूपति इस बात से कुछ दुखी हुए, किंतु चारू से छिपाकर हंसते हुए बोले, अच्छा, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, ऐसे मन लगाकर सुनूंगा कि तुम्हें भ्रम हो जाएगा कि शायद मैं सो गया हूं। किंतु फिर भी भूपति उस पर कुछ प्रभाव न डाल सके और देखते देखते उसकी सब कॉपियां अनेक पर्दों में छिप गईं। धन्यवाद मित्रों। उपन्यास की
अब तक की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। जल्दी ही फिर उपस्थित होंगे इस धारावाहिक उपन्यास की अगली कड़ी के साथ। नमस्कार।